तो हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या, ऑक्सीजन फैमिली शुरू कर रहे हैं, ग्रुप 16। ठीक है, पी ब्लॉक का हमारा जो सीरीज शुरू हुआ था कि पी ब्लॉक के अंदर क्रैश कोर्स का रिवीजन शुरू किया था हम लोग। क्रैश कोर्स मतलब रिवीजन का मतलब कह सकते हैं जो ग्रांड रिवीजन सीरीज के अंदर केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स शुरू हुआ था, उसके अंदर पी ब्लॉक की श्रृंखला को पूरा कर रहे हैं हम लोग। ठीक, और पी ब्लॉक में हम लोग क्या कंप्लीट कर रहे हैं, ऑक्सीजन फैमिली बेसिकली, है ना। ऑक्सीजन फैमिली आज पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि कार्बन आपने जनरल ट्रेंड पढ़ रखा है, नाइट्रोजन आपने पढ़ रखा है। ठीक, कार्बन मतलब बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन पढ़ रखा है। मैंने किस तरीके से पढ़ाया था आपको, हमने शुरुआत में क्या किया था, हमने कुछ एलिमेंट के बस नाम लिख दिए थे। हमने जितने एलिमेंट है सबके नाम लिख दिए थे, वो कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, पहले ये बताया था मैंने। फिर उसके बाद में मैंने कहा था जितने भी एलिमेंट हैं उस एलिमेंट के अंदर मैंने उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन और क्या नाम, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसके बाद में डेंसिटी, और उसके बाद में क्या पढ़ाया था, हमने कहा था कि फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर उसका रिएक्शन विद एयर, फिर उसके बाद रिएक्शन विद O2, फिर रिएक्शन विद हैलोजन। ये सब तो पढ़ा रखा था कि नहीं? क्या मैं हर चैप्टर में यही सीक्वेंस में पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ? यही सीक्वेंस में तो पढ़ाया हूँ, तो आज भी वही सीक्वेंस में पढ़ाने वाला हूँ बेटा। ठीक, हमारे पास देखिए क्या है कि आज देखो हम यहाँ पे शुरू करते हैं आज ऑक्सीजन फैमिली को। देखो ऑक्सीजन फैमिली में देखते हैं बेटा, देखिए ऑक्सीजन फैमिली को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, चैल्कोजन। क्या बोलते हैं बेटा, चैल्कोजन। जैसे हम लोग नाइट्रोजन फैमिली को क्या बोलते थे, निकोजन। क्या बोलते थे, निकोजन। और से क्लोरीन वाली फैमिली 17 वाली को क्या बोलते हैं, हैलोजन। और अगर मैं बोलूं कि 18th वाले को क्या बोलते हैं, एरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोजन। तो पहली चीज तो ये समझना चाहिए कि हमारे पास ग्रुप 16 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। सर बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और क्या होता है, हाँ, लिवरमोरियम। बराबर है कि नहीं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम और लिवरमोरियम। अब अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन कहां पाया जाता है, तो दुनिया में मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। बात बराबर है कि नहीं? मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों को कंपेयर में बात करें। ठीक, सल्फर कहां एग्जिस्ट करता है, तो सल्फर सर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फेट और सल्फाइड के फॉर्म में। सल्फेट का मतलब सर जिप्सम। जैसे जिप्सम का नाम सुना है कि नहीं सुना है सर? CSO4 डॉट 2H2O, एप्सम मतलब MgSO4 डॉट CSO, बैरेट मतलब BSO4। अब सर ये भी हो सकता है कि व्हाइट विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, विरू विट्रियोल, उसमें भी तो पाया जाता है सल्फेट। तो सारे सल्फेट पाएंगे, जहां पे भी सल्फेट पाया जाएगा उसके अंदर क्या, सल्फर मिलता है। सल्फेट तो सल्फर से बनके मिला होगा ना, और हम सल्फेट से सल्फर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये मुझे पता है। ठीक, कैसे, मेटलर्जी से। सर सेलेनियम और टेलुरियम कहां से एग्जिस्ट कर, कहां पे पाया जाता है सर? ये दो फॉर्म में ही पाया जाता है, मेटल सेलेनाइड और मेटल टेलराइड। जैसे आप एक बात बताएं आपको, अच्छा सल्फाइड के बारे में थोड़ी सी बात रही गई, सल्फेट हो गया और ये क्या हो गया, सल्फाइड। अगर सल्फाइड की बात करें तो सल्फाइड जैसे हमारे पास में एक सल्फाइड है गलेना। एक सल्फाइड कौन सा बेटा, गलेना। गलेना क्या होता है, पीबीएस। गलेना क्या होता है बेटा, पीबीएस। पीबीएस को हम लोग क्या बोलते हैं, गलेना। ये सब कहां यूज होता था, मेटलर्जी में। और मेटलर्जी का क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन मेटलर्जी से क्वेश्चन पूछा है जेई में। इस बार मेटलर्जी दिया नहीं, लेकिन जेई में एकदम रिलेट करके पूछा था कि नहीं? तो पीबीएस क्या है, गलेना। पीबीएस क्या है, गलेना। जेडएनएस क्या है, जिंक ब्लेंड। कॉपर पेराइड क्या है, CuFeS2। क्या ये सब एक तरीके के ओर हैं? क्या है ये? एक तरीके के सल्फाइड ओर हैं। कैसे हो रहे हैं सब, सल्फाइड ओर। ये एक तरीके के कैसे हो रहे हैं, सल्फाइड ओर। और सल्फाइड ओर हैं, और सल्फाइड ओर अगर सल्फाइड के फॉर्म में पाया तो सल्फर से बना होगा कि नहीं बना होगा? और अगर मैं बोलूं सेलेनियम टेलुरियम तो एग्जिस्ट है मेटल सेलेनाइड और मेटल टेलराइड। ठीक, पोलोनियम कहां पाया था बेटा, डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम। मतलब रेडियो एक्टिव का जब डीके होता है तब क्या पोलोनियम बनता है कि नहीं बनता है? और ये लिवरमोरियम किसमें बनता है बेटा? ये तो पता है कि सिंथेटिक रेडियो एक्टिव है, क्योंकि ये ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट है। क्या बात बराबर कि नहीं? बताओ लिवरमोरियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है सर? 116 का। कौन सा, 116। ग्रुप कौन सा होगा बेटा, 16। 116 का हो गया ग्रुप कौन सा, 16। मतलब बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? क्या इतनी बात एकदम क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर बात समझ में आ रही। सर अगर मैं इससे बात करूं, जनरल ट्रेंड्स की बात करूं, तो जनरल ट्रेंड में बताइए सर, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा सर? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सर इनर्ट गैस। और मतलब इनर्ट गैस क्या लिखूं, सीधा नाम लिख दूं क्या इनर्ट गैस का? सर यहां पे क्या आ जाएगा सर? मैं पहले कौन सा लिख रहा हूं, हीलियम। कौन सा लिख रहा हूं बेटा, हीलियम। और कौन सा लिख रहा हूं, नियॉन। क्या लिख रहा हूं, नियॉन। आर्गन, और इधर क्रिप्टॉन, और इधर जिनॉन, और इधर रेडॉन। क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं? सर जिनॉन, क्रिप्टॉन और रेडॉन की अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं चाहूं तो सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकता हूं कि नहीं? सर बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां पे क्या होगा सर, 2s2 और 2p4 बराबर, 2p4। यहां पे क्या होगा, 3s2 और 3p4। और यहां पे क्या होगा, 4s2 और क्या होगा बेटा,
4s2 है तो क्या 3d भी आ जाएगा? यस सर, 3d 10 और फिर 4p 4 आएगा। सर यहां पे क्या होगा सर? 5s2 और क्या होगा? 4d 10 और यहां पे क्या होगा? 5p 4 आएगा। सर यहां पे क्या होगा सर? 6s2, अब 6s आते ही 4f आएगा कि नहीं आएगा? 4f 14 और 5d 10 और ये क्या होगा बेटा? 6p 4। यहां पे सर 7s2 और क्या होगा सर? 5f 14, सर 5f 14 और क्या होगा? 6d 10 और क्या होगा? 7p 4। बराबर है कि नहीं बराबर है? यही होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो समझ में आ गया। ठीक, हमारे पास सर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें सर, क्या एक्सेप्शन है क्या कोई नीचे? नहीं सर, नीचे आने पे डिक्रीज, क्योंकि नीचे आने पे साइज इंक्रीज तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, तो नीचे आने पे साइज तो इंक्रीज होता है ना। तो सर एटॉमिक रेडियस की बात करें चाहे आयनिक रेडियस की बात करें, नीचे आने पे साइज इंक्रीज होगा तो होगा, चाहे नीचे बात करें तो साइज इंक्रीज होगा तो होगा। सर आयनाइजेशन एनर्जी नीचे आने पे साइज डिक्रीज होगा, बराबर है कि नहीं? आयनाइजेशन एनर्जी नीचे क्या होगा? डिक्रीज होगा, ऊपर क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। कहती बात बराबर है कि नहीं बराबर है? तो क्या ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिडियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम और लिवर वोरियम में अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, तो सर एलबी का। सबसे कम किसका होगा? साइज ओ का। सर आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का, फिर नीचे लिवर वोरियम का। क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं बराबर है? अगर मैं इसी में एक सवाल और पूछ लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सर आपने नाइट्रोजन में तो नहीं पूछा था, सर बोरान में तो नहीं पूछा था, कार्बन फैमिली में तो नहीं पूछा था, वहां इसलिए नहीं पूछा था क्योंकि डाटा गिवन नहीं था। यहां पे डाटा गिवन होकर के एक वैल्यू दे रखी, बड़ी मस्त वैल्यू दे रखी है। होता क्या है, नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? घटती है। नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? घटती है। बात बराबर कि नहीं बराबर? ठीक, लेकिन जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन होने की वजह से पहले होना तो चाहिए था सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था? ऑक्सीजन का। किसका होना चाहिए था? ऑक्सीजन। उसके नीचे सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, फिर पोलोनियम होना चाहिए कि नहीं? लेकिन ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने की वजह से, ठीक है, वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। जबकि फ्लोरीन वाले केस में फ्लोरीन भी नीचे जाता है, लेकिन फ्लोरीन सेकंड नंबर पे आता है, जस्ट क्लोरीन के बाद। तो ये बात ध्यान रखना कि सल्फर के बाद होना चाहिए था ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन सल्फर के बाद ना होकर के सबसे लास्ट में चला आया है। बात बराबर है कि नहीं? सबसे ज्यादा होना चाहिए था ऑक्सीजन का, लेकिन हो गया सबसे लास्ट में। डन। अगर मैं इसके पूछूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे आने पे इंक्रीज हो रही थी। बात बराबर है कि नहीं बराबर? क्या पूरी जनरल ट्रेंड खत्म समझ में आया? समझ में कि नहीं है? जनरल ट्रेंड समझ में आया कि नहीं? सर आइए फिजिकल प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। किस पे? मेटेलिक कैरेक्टर पे। पहले किस पे बात करते हैं? मेटेलिक कैरेक्टर। सर नीचे आने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है कि नहीं होता है? तो सर क्या लिख रखा है? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, नीचे लिखा एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 जनरली शो लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आई कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द ग्रुप 15। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्यों? ड्यू टू द ग्रुप 15 के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। कौन सा? हाफ फील्ड। तो ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड। यही तो है कि नहीं है? ऑफ नाइट्रोजन, यही तो है। और कौन सा? P3 होता है। क्या होता है? क्या क्वेश्चन खत्म? ये क्वेश्चन खत्म। आओ नेक्स्ट लेते हैं, हम लोग बात करते हैं। यहां लिख रखा है फिजिकल प्रॉपर्टी। सर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ऑक्सीजन सल्फर कैसे है? नॉन मेटल। सर सिलेनियम और O से T है ना, ये O से T ना, यही है। तो ये क्या है बेटा? मेटलॉइड। क्या है ये? मेटलॉइड। और पोलोनियम क्या है? मेटल। और ये कैसा है? रेडियो एक्टिव है। तभी तो ये रेडियो एक्टिव थोरियम और थोरियम के, यूरेनियम और थोरियम के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से मिलता था कि नहीं? और अगर मैं इसकी बोली लिवर वोरियम का, तो सिंथेटिक रेडियो एक्टिव। क्या है ये? सिंथेटिक रेडियो एक्टिव। सर डेंसिटी की बात करिए, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? सर कुछ नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। नीचे आने पे क्या होगा? घटेगा। डेंसिटी क्या होगा? सॉरी, नीचे आने पे क्या होता है? बढ़ता है ना। डेंसिटी की वैल्यू बेटा उल्टी हो गई हमें लग रहा है ना? डेंसिटी नीचे आने पे क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। तो ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर यही होगा। डेंसिटी यही है ना? वैल्यू यही दे रखी है। बोलो सही है? अगर मैं नेक्स्ट बात करूं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, तो नीचे आने पे मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, तो नीचे आने पे मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, तो इसके बाद में क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। कोई एक्सेप्शन होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में बहुत डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस बहुत ज्यादा है? क्यों डिफरेंस बहुत ज्यादा है? ड्यू टू ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में पाया जाएगा, सल्फर पॉलीएटॉमिक, मतलब 8। तो ये क्या मॉलिक्यूलर वेट अचानक से बढ़ेगा कि नहीं? तो यहां पे डिफरेंस क्रिएट होगा। अच्छा, मैं यहां पे बॉइलिंग पॉइंट बता रहा हूं, एलिमेंट का बता रहा हूं कि उसके हाइड्राइड का बता रहा हूं? एलिमेंट का बता रहा हूं ना अभी, उसके एलिमेंट का बता रहा हूं, हाइड्राइड ऑक्साइड का नहीं बता रहा हूं। हाइड्राइड ऑक्साइड का अलग होता है फिर, है ना? हाइड्राइड और ऑक्साइड का अलग से देखेंगे हम लोग, बराबर है कि नहीं?
तो ये हो गया हमारे पास में। सर अगर मैं इसके बाद में बात करूं, यहां पे आ जाओ सर, यहां पे केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या बोला था मैंने, ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे। क्या लेंगे सबसे पहले, ऑक्सीडेशन स्टेट। सर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलियम पोलिडियम है सर, -2 से लेकर के कहां तक पॉसिबल होता है, +6 तक। -2 +2 +4 +6 ये तो होता है कि नहीं होता है। सल्फ ऑक्सीजन जो होता है ना, देखो ऑक्सीजन के पास कितना है, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ये तो 6 दे सकता है या 2 ले सकता है, तो +6 हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो +6 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। क्या आपको ऐसा नहीं पता कि नीचे आने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है? अच्छा तो ऑक्सीजन तो +6 में जा सकता था, नहीं जा सकता है। +6 ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालने की किसी की औकात है क्या? क्या फ्लोरीन से कोई इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है क्या? नहीं। और फ्लोरीन ऑक्सीजन से निकाल सकता है, कितना निकाल सकता है, मैक्सिमम 2 ही निकाल सकता है, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकता। तो क्या ऑक्सीजन +6 स्टेट में कभी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। सल्फर जाएगा, यस सल्फर जाएगा, डी ऑर्बिटल है ना, एक्सपेंड कर लेगा अपने आप को, ठीक है, कोई एटम को लगा सकता है। तो यहां पे कोई जाएगा नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑक्सीजन का -2 स्टेबल है, +2 स्टेबल है, +2 तक जा सकता है। क्या +4 +6 पॉसिबल होगा? नेवर एवर, नेवर एवर, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन -1 भी मिल सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन पेरोक्साइड के फॉर्म में जब होता है तो -1 फॉर्म में भी होता है। सर ऑक्सीजन का क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, क्या ये बोल सकते हैं कि नहीं? सर बहुत हो सकता है। क्या सर 0 -2 हो सकता है, यस सर। -1 हो सकता है, यस सर। 0 हो सकता है, यस सर। -1/2 हो सकता है, +1/2 हो सकता है, यस सर। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और क्या हो सकता है बेटा, +1 हो सकता है, यस सर। +2 हो सकता है, यस सर। कब कब हो सकता है, क्या सब पता है कि नहीं है? क्या ऑक्सीजन कितने फॉर्म में पाता है? नॉर्मल स्टेट में पाया जाता है, पेरोक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, O2F2 के केस में पाया जाता है, OF2 के केस में पाया जाता है। इतने केस में ऑक्सीजन मिलते हैं कि नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ? लेकिन सल्फर तो -2 से लेकर के +6 तक पॉसिबल है। सिलेनियम भी -2 से +6 तक, टिलुरियम भी -2 से +6 तक। सर पोलेनियम की बात करें तो सर ना तो पोलेनियम का -2 पॉसिबल है, ना तो +6 पॉसिबल है। क्यों +6? इस वजह से नहीं पॉसिबल है क्योंकि यहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लग गया। इनर्ट पेयर इफेक्ट में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +6 ज्यादा स्टेबल होगा कि +2? +2 ज्यादा स्टेबल होगा, बराबर कि नहीं सर? लेकिन अगर मैं बात करूं टिलुरियम का, किसका सॉरी इसका -2 क्यों नहीं पाता है? नीचे आने पे क्या इसका ईएन घट नहीं जाता है? अरे ईएन घट जाता है कि नहीं? और अगर ईएन घट जाएगा तो क्या यहां पे पॉसिबल होगा क्या? तो पोलिनियम के अंदर ना तो -2 पाया जाता है, ना +6 पाया जाता है, और ऑक्सीजन के अंदर -2 से लेके कई सारे हो सकते हैं, लेकिन +2 से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है, बराबर? ना तो +3 जाएगा, ना तो +4 जाएगा, ना तो +5 जाएगा, ना +6 जाएगा। क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं सर? अगर रीजन पूछ ले तो इंपॉर्टेंट बात क्या करते हैं सर, स्टेबिलिटी ऑफ -2 डिक्रीज डाउन द ग्रुप ऑफ, सही बात है कि नहीं? ड्यू टू ईएन वैल्यू, ईएन नीचे घटता जाता तो किसी से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाता इतना ज्यादा, है ना सर? ऑक्सीजन जनरली शो -2, हाँ सर ऑक्सीजन जनरली -2 शो करता है, एक्सेप्ट OF2। OF2 के केस में क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर कितना, +2, और O2F2 के केस में किसके ऊपर, +1 होगा कि नहीं होगा? और ये ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल डाउन द ग्रुप। क्या बराबर है बात कि नहीं बराबर है? ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट है एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। बताओ एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्यों अपने आप में स्पेशल बनता है? एनोमल अपने ऑक्सीजन अपने आप में स्पेशल क्यों बनता है बेटा? अपने आप में क्यों होता है? तो सर ड्यू टू स्मॉल साइज, पहली चीज स्मॉल साइज है, ईएन वैल्यू ज्यादा है। वाटर के पास एक खासियत होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। वाटर के पास खासियत क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। कौन कौन सा एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं? फोन, FON। कौन कौन? FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कभी कभी क्लोरीन भी करता है कि नहीं करता है? तो क्या H2S भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है? नो सर। H2S भी करेगा? नो सर, नहीं करेगा। तो H2S हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। अच्छा ऑक्सीजन के एनोमलस प्रॉपर्टी ये भी है क्योंकि वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, उससे ज्यादा नहीं बनाता है। क्यों? कोवैलेंसी मैक्सिमम, सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी कर सकते हैं? 4। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। कहती बात बराबर है कि नहीं? तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। सर अदर एलिमेंट शो कोवैलेंसी मोर देन 4? यस, अदर एलिमेंट तो शो कर सकते हैं ना, क्योंकि दे हैव द डी ऑर्बिटल, दे हैव डी ऑर्बिटल। क्या एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर हो रही कि नहीं? एनसीईआरटी देख रही हो आप कि नहीं देख रही हो? एनसीईआरटी भी देखते रहो साथ साथ में, है ना? बोर्ड पे जितना ध्यान है उतना एनसीईआरटी पे भी ध्यान होना चाहिए, बराबर है कि नहीं बराबर है? एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। अभी उसके बाद में देखो रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। अब रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन जब करते हैं ना तो यही सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने वाला टॉपिक है, जैसे नाइट्रोजन में भी बात बोला था, क्योंकि हाइड्राइड इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑक्सीजन का हाइड्राइड, ऑक्सीजन का हाइड्राइड। सर H2O एसिडिक करेक्टर, हमने कहा था ना नीचे आने पे भी हाइड्राइड में एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट राइट जाने पे भी बढ़ता है। तो बताओ NH3 का ज्यादा एसिडिक करेक्टर कि H2O का? H2O का। H2O का या HF का? HF का। HF का या HCl का? HCl का। HCl का कि HBr का? H2O का कि H2S का?
तो क्या डाउन द ग्रुप एसिडिक करेक्टर इंक्रीज कि नहीं इंक्रीज? अगर एसिडिक करेक्टर इंक्रीज है, दो तीन चीज एक साथ सुना है, एक कहानी जैसा सुना है, एसिडिक करेक्टर उसी का तो होगा ज्यादा जो H प्लस जल्दी से दे दे, जो H प्लस जल्दी से दे दे, बराबर कि नहीं? तो नीचे आने पे अगर साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो क्या H प्लस देने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? साइज इंक्रीज तो भैया भाई जब बहुत बड़ा आदमी हो जाता तो उसके लिए 150 रुपए की क्या बात है? जैसे मैं इतना अमीर हूं कि मेरे लिए 2-4 रुपए के लिए कोई बात नहीं है। अरे है कि नहीं है? और एक बच्चा अगर मेरे सामने आ जाए तो उसके लिए 2-4 रुपया तो पूरा दिन का उसका खर्चा है कि नहीं है? तो वही बात है, इस जब इतना बड़ा हो गया तो हाइड्रोजन इसका चला जाएगा, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन जाएगा तो H प्लस दे जाएगा कि नहीं दे जाएगा? तो क्या एसिडिक करेक्टर? तो बताओ अगर ऊपर से नीचे आने पे एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आने पे एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है, तो क्या मजबूती बढ़ रही कि घट रही है? नीचे आने पे मजबूत बन रहा है कि बॉन्ड की टूट रहा है जल्दी से? तो क्या थर्मली स्टेबल नीचे आने पे कि लेस स्टेबल? तो थर्मली स्टेबिलिटी क्या हो रही है? नीचे डिक्रीज हो रही है। और अगर थर्मली स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो H प्लस जल्दी से निकल जा रहा है कि नहीं? तो क्या H प्लस जल्दी से निकल जा रहा है तो जहां H प्लस निकला वो रिड्यूस कर देगा, जहां H प्लस निकला वहां रिड्यूस कर देगा। तो नीचे आने पे एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, नीचे आने पे थर्मल स्टेबिलिटी घटती है, नीचे आने पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है। क्या तीनों चीज मैंने एक साथ लिख रखी है? सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने वाला टॉपिक यही है। 2021 में पूछा हुआ है, 2012 में पूछा हुआ है, 2007 में पूछा हुआ है। ठीक है, बराबर है कि नहीं बराबर है? अब बताओ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। सर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना था मुझे? कुछ नहीं, नीचे आएंगे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन क्या H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा? H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो मेल्ट करना भी मुश्किल, बॉयल करना भी मुश्किल। तो क्या सबसे ज्यादा होना चाहिए था H2TE और H2PO का ना, लेकिन क्या हो जाएगा? H2TU का तो ज्यादा है, उसके बाद सल्फर सिलेनियम, फिर उसके बाद सल्फर, फिर उसके बाद कौन होना चाहिए? वाटर होना चाहिए था ना, लेकिन वाटर यहां पे आगे आ गया मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में। रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन क्या है? क्या ये पूरा बात समझ पा रहा है? रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। और ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर ये बात एक बार समझ में आ गई ना तो आपको टॉपिक पूरा ऑक्सीजन का मजा आ गया। यही है एक्चुअली ऑक्सीजन का खेल, इसी में सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाएगा। बराबर कि नहीं बराबर? बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूं अरे बॉन्ड एंगल की मैं बात करूं तो बॉन्ड एंगल नीचे आने पे H2O के बाद नीचे सल्फर का साइज बढ़ा, सल्फर का साइज बढ़ा और सल्फर का साइज बढ़ा, और अगल बगल वाले अगर अरे वो मैं हंसने की कोशिश कर रहा था, अंदर तो निकल नहीं रहा है हंसी तो नीचे आने पे क्या होगा? साइज बढ़ा तो हाइब्रिडाइजेशन हो पाएगा क्या? नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां H2S से लेकर के यहां तक ड्रैगोज रूल लगता है? ड्रैगोज रूल लगता है कि नहीं लगता है? और हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या बेटा? ड्रैगोज रूल। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या? नो हाइब्रिडाइजेशन। ड्रैगोज रूल लगेगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन। बात बराबर? तो क्या सर इसका बॉन्ड एंगल तो कितना आ रहा था? 104 डिग्री। कितना? 104 डिग्री। और ये सब कितना आ रहा था? 90 और 90 क्या आसपास में आ रहे थे कि नहीं? क्योंकि ये क्या होगा? PX PY PZ, तो सब 90 90 है कि नहीं? थोड़ा बहुत खिंच जाएगा लोन पेयर होने की वजह से, बस ये तो होगा कि नहीं होगा? बात बराबर समझ में आ रहा है? ठीक। नेक्स्ट बॉन्ड एनर्जी। सर जो सबसे छोटा है वो सबसे मजबूत है, बॉन्ड टूटना मुश्किल होगा। क्या ये पूरा रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन समझ में आया कि नहीं? आप देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछा जाता है ऑक्सीजन फैमिली के अंदर, यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर तो कहते सर यही इंपॉर्टेंट है तो इसके बाद ना पढ़ाइए हमको, जाने दीजिए सर बहुत भूखे हैं, है ना? यही है ना बेटा? नहीं जाना है? अच्छा आओ, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन भैया, ये कोई एलिमेंट O2 बना सकता है, मतलब दो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकता है, और ये 2 से के साथ करेगा तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बनेगा? +4, और 4 के साथ करेगा, 3 के साथ करेगा तो +6। बेसिकली यही है। तो सर अगर देखा जाए तो 2 के साथ रिएक्शन करके O3 बन सकता है, SO2 बन सकता है और SeO2 बन सकता है। ओजोन और SO2 गैस होते हैं, SeO2 क्या होता है? सॉलिड होता है। बराबर बात कि नहीं बराबर? सर यहां पे बात करें तो SO3 बनता है, SeO3 बनता है और TeO3 बनता है। लेकिन मैं बताऊं रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा किसका होगा? सर SeO2 का और SeO2 का, TO2 का। रीजन सर सल्फर भी +4 में, ये भी +4 में, ये भी +4 में। लेकिन आपको ये बात पता है ना कि ये +4 से खुद को क्या करना चाहता है? रिड्यूस करेगा। भाई खुद को रिड्यूस करना चाहेगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो SO2 का सबसे ज्यादा, फिर SeO2 का, फिर TO2 का। बराबर है? चलो ये बात मुझे समझ में आ गई। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन में बात करें तो EX2 मतलब +2 वाले में जा सकता है, +4 में जा सकता है और +6 में जा सकता है। +2 +4 और +6। +2 हो गया
और ये +4 हो गया, और ये कितना हो गया बेटा +6। सर +2 वाले में कौन कौन होगा? एक्सेप्ट ऑक्सीजन ऑल एलिमेंट फॉर्म डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड। जैसे मैं बोलूं कि HCl2 पाया जाएगा, यस सर। SbR2 पाया जाएगा, यस सर। बराबर है कि नहीं बराबर? तो HCl2 मिल सकता है, तो क्या HCl4 नहीं मिल सकता? HCl6 नहीं मिल सकता? नहीं मिलता है। HCl6 मिलता है क्या? नहीं मिलता। अरे क्लोरीन इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, 6 अगल बगल में लगाओगे, क्या स्टेबल होंगे? क्या नहीं होंगे? होंगे क्या? नहीं होंगे। तो लिखा एक्सेप्ट ऑक्सीजन ऑल एलिमेंट फॉर्म डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड। बराबर है कि नहीं बराबर है? जैसे HCl2 बना लेगा, HCCl2 बना लेगा, TeCl2 भी बना लेगा, ठीक, और Br2 भी बना सकता है। अब Br आई ना लगा देना, आई बहुत बड़ा हो जाएगा, आई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसमें बोला है कि AX4 में तो टेट्राहाइड्राइड बनता है। टेट्राहाइड्राइड बेसिकली किसका बनेगा? खाली फ्लोरीन ही बना सकता है। कौन? SF4, SeF4 और TeF4, है ना? SF4, SeF4 और TeF4। तो सर ये क्या मैं बोलूं कि SlCl4 बनता है क्या? SlCl4 सुने हो कि नहीं? नहीं सुना है सर SlCl4। HCl4 पढ़ा सुना है क्या? नहीं सुना है। क्यों? वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है, खाली डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फ्लोरीन टेट्राहैलाइड में भी पाया जाता है और हेक्सा हैलाइड में पाया जाता है। हेक्सा हैलाइड में कौन पाया जाएगा? सर याद करिए ना, हेक्साफ्लोराइड SF6 पाया जाता है। SF6 पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? SF6 पाया जाता है। तो ये सवाल नहीं आता है कि SF6 पाया जाता है, SlCl6 में पाया जाता है। सर SlCl6 इसलिए नहीं पाया जाता है, क्लोरीन इतने बड़े बड़े हो जाएंगे कि उसका बॉन्ड, उसका जो है स्टेरिक इंडेक्स इतना ज्यादा हो जाएगा, टूट जाएगा। और SF6 फ्लोरीन छोटा है ना। अरे ऐसे समझो ना कि ये SF4 है, तो SF4 1 2 3 4 मतलब 6, तो 5 6, तो ये फ्लोरीन छोटा छोटा है, छोटू 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 छोटू। तो देखो टूटा क्या? नहीं टूटा। अब यहां देखो SSF, और ये देखो ये बड़कू बड़कू है, लड़ जाएंगे, टूट जाएंगे कि नहीं? बराबर। नेक्स्ट तो लिखा ओनली हेक्साफ्लोराइड इज स्टेबल, ऑल हेक्साफ्लोराइड आर गैसियस इन नेचर। बराबर है। SF4 हो चाहे SF6 हो, सबके सब SF6 हो या फिर मान लो सेलेनियम 6 हो, सब पाए जाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड। सर फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये भी मुझे समझ में आता है। सर इन ग्रुप 16 मोनो हैलाइड एग्जिस्ट एज अ डाइमर। अब बोला ग्रुप 16 के अंदर अगर कोई मोनो हैलाइड है एक हैलोजन के साथ वाला, तो वो हमेशा डाइमर बनाएगा। जैसे SF बनाया मैंने, क्या बनाया? SF। तो SF कैसा बन जाएगा? H2F2। कैसा बन जाएगा? अगर मैंने बोला HCl तो H2Cl2। तो मोनो हैलाइड एग्जिस्ट एज अ डाइमर। ये बात याद रखना, अगर सवाल जिस दिन पूछा, क्या एनसीईआरटी में लिख रखा है? क्या लिख रखा है? मोनो हैलाइड एग्जिस्ट एज अ डाइमर। बराबर है कि नहीं बराबर है? ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा है दीज डाइमर हैलाइड अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब ये अगर SeCl2 है, ये SeCl2 होगा कि Se2Cl2 होगा? तो Se2Cl2 ना। तो Se2Cl2 जब होगा तो जो डाइमर बना होगा वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूस होगा। तो क्या करते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेट। तो क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ये भी पार्ट हो गया हमारे पास में कि नहीं? हमारे पास बेसिकली जितने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है सब याद होने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्शन जब भी पूछेगा तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पूछेगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? मोनो हैलाइड एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म एंड डाइमर ऑलवेज डिस्प्रोपोर्शनेट। की बात बराबर कि नहीं बराबर? पक्का हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ। लिखा H2S इज लेस एसिडिक देन H2TE। H2S is less acidic than H2TE। और क्वेश्चन लिखा है राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ग्रुप। अरे पागलो बेवकूफों, अभी पढ़ा के नहीं आया हूं। क्यों? H2 लेस एसिडिक है क्योंकि H2TE का साइज बड़ा हो जाएगा, H+ जल्दी से दे देगा, और H2S का साइज छोटा होगा, H को अटैच रखेगा। बराबर है कि नहीं बराबर? तो ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, या कह सकते हो ड्यू टू थर्मल स्टेबिलिटी। और थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं बताया, नीचे आने पे साइज बड़ा तो जल्दी टूट जाएगा, तो ऊपर वाले ज्यादा स्टेबल, नीचे वाले कम स्टेबल। क्या इतनी बात बराबर है? यही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये इंटेक्स्ट या किसी फॉर्म में दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये? 7.1 और 7. ये नीचे वाला इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ 7.14। हाँ 14 ना बोला करो भाई, बहुत मारे गए थे हम स्कूल में। 2 चीजों के लिए मैं मारा गया हूं स्कूल में। बोले कि ये कितना नंबर लिखा है, हमने कहा 2.14, मतलब 2.60 बोला था मैंने, 2.60। तो बोले थे जब पॉइंट के बाद नंबर बोला तो सिंगल सिंगल बोला जाता है। ठीक। अब एक दिन जो है हमारे प्रिंसिपल मैम ने भेजा कि जाके देख के आओ प्रिंसिपल सर जो है क्लास में है कि नहीं है। और वहां इंग्लिश बोलने पे फाइन था स्कूल में, हिंदी बोलने पे, हाँ इंग्लिश बोलने पे नहीं, हिंदी बोलने पे फाइन था। अच्छा मजे की बात यह था कि स्कूल का प्रीफेक्ट मैं था, फाइन मैं इकट्ठा करता था। ठीक। तो मैं कभी बोलता ही नहीं था इंग्लिश में, क्योंकि हमारा फाइन कौन लेगा?
पैसा तो हम ही को इकट्ठा करना है। और हम 5-6 दोस्त थे, वो हिंदी में बात करते थे, कोई उनका नाम ही नहीं लिखा, लिख भी दोगे तो पर्चा सुबह बदल देते थे, भाई फाइन तो हमें जमा करने जाना है, और सबका बता देता हाँ लिख दिया लिख दिया। तो आदत ही नहीं है इंग्लिश में बोलने की, ठीक, मतलब ये हम लोग लूप निकाल रखे थे। अब स्कूल में एक दिन मैम खड़ी थी, हमसे बोली कि जाओ प्रिंसिपल सर को देख के आओ कि प्रिंसिपल सर हैं कि नहीं है। अब हम पहुंचे प्रिंसिपल सर को देखने के लिए। अब इंग्लिश तो भाई प्रैक्टिस होगी तो इंग्लिश बोलेंगे जाके, अब प्रिंसिपल के सामने तुमको तो बोलना ही बोलना है इंग्लिश। तो अब प्रिंसिपल सर क्लास में थे नहीं, तो यही बोली थी जाके क्लास में देख के आओ। तो हम पहुंचे, हमने कहा नथिंग इज इन क्लास मैम। अब प्रिंसिपल मैम ऐसे बैठे थे, दी तमाचा खींच के कह रहे नथिंग क्या होता है, नो वन इज इन क्लास होता है कि नथिंग होता है क्लास के अंदर, कोई चीज ही नहीं है तुम्हारे क्या प्रिंसिपल सर तुम्हारे चीज है? तो हमने कहा वो चीज नहीं ना चीज है, ठीक है। खैर चलो, तो ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? दोनों सवाल समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आते हैं। एक दीदी है हमारे स्कूल के बैठी, वो सब पूरी कहानी समझ रही है कि कहाँ की बातें हो रही है। चलो अब देखिए, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, सारे रिएक्शंस हो गए। कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, अगर कंपाउंड की बात करें बेटा तो हमारे पास देखिए डाई ऑक्सीजन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन बोले तो O2, डाई ऑक्सीजन बोले तो O2, बात बराबर है कि नहीं? तो सर O2 की बात करें तो O2 बनेगा कैसे? सर हीटिंग मतलब हीटिंग ऑफ कोई भी सॉल्ट हो, बेसिकली कौन कौन से सॉल्ट? क्लोरेट, नाइट्रेट, मैंगनेट, किसी भी सॉल्ट को हीट करिए तो ऑक्सीजन निकलेगा ही निकलेगा। ये बात हमको पता है। KClO3 को हीट करते हैं ना, KCl प्लस O2। सर अगर हम लोग किसी सल्फेट को हीट करते थे ना तो वो भी तो निकालता था कि नहीं निकालता था? तो किसी भी तरीके का कोई क्लोरेट हो, नाइट्रेट हो और मैंगनेट सॉल्ट हो, हीट करिए तो वो ऑक्सीजन निकालेगा तो निकालेगा। क्या दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन? दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव का मतलब क्या? जिसका एसआरपी वैल्यू कम हो कि ज्यादा? कम हो, ठीक है, बात बराबर। तो सर Ag2O, HgO, Pb3O4, PbO4 बराबर है कि नहीं? सर Ag2O को हीट करोगे तो Ag हमेशा चाहता क्या है? नॉबल स्टेट में रहना। किस स्टेट में? नॉबल में। तो ये Ag इसमें चला गया और O2 बना दिया, यहां Hg0 और यहां O2, यहां पे PbO बना और O2 बना। तो क्या सब टूट गया कि नहीं? सर ये Pb3O4 है क्या? Pb3O4 क्या है? लेड ऑक्साइड। और ये मिक्सचर है नहीं, किसका मिक्सचर है? ये Pb3O4 किसका मिक्सचर है? PbO और प्लस में PbO2। याद है? एक बार और बताया था मैंने। कहां बताया था? जब कुछ पढ़ा रहा था तब बताया होगा। हाँ नहीं, अरे अभी P ब्लॉक में पढ़ाया था। हमने कहा था ये Pb3O4 को क्या बोलते हैं? रेड लेड है। ये क्या है? सिंदूर। लगाओ तो भी जहर, खाओ तो भी जहर। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं? ये PbO2, PbO प्लस O2 बराबर है कि नहीं? तो ये जितनी भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उनको जब हीट करोगे तो वो भी क्या? लेस रिएक्टिव मतलब वो चाहते हैं ना नॉबल स्टेट में रहे, किसी के साथ रिएक्शन ना करें। तो जैसे सोना, चांदी, लेड और मरकरी, ये सब क्या है? लेस रिएक्टिव में से आते हैं ना। तो लेस रिएक्टिव वाले चाहते हैं कि हम +2 में रहें और हम और कहीं ना जाए। तो क्या ये सब ऑक्सीजन निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे? यस सर। और हीटिंग ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एनी सॉल्ट, इसको क्या बोल सकते हैं? हीटिंग ऑक्सीजन कह सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ किसका बोल सकते हैं? मेटल कंटेनिंग सॉल्ट या ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट, क्लोरेट, नाइट्रेट और मैंगनेट। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? ठीक सर, यहां पे और रिएक्शन की बात करें सर, ये तो हो गया डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी हीट करने पे टूट जाता था ना? H2O2 को हीट करोगे तो वाटर और ऑक्सीजन ही तो निकलता था कि नहीं सर? और क्या हो सकता था? लार्ज स्केल पे कैसे प्रिपरेशन करते थे? लार्ज स्केल पे प्रिपरेशन करने के लिए हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता था। तो इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो हो सकता है कि एनोड और कैथोड पे कुछ ना कुछ बन जाए। तो सर यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड करोगे तो H2 गैस कहां बनेगा? कैथोड पे। और O2 गैस कहां बनेगा? एनोड पे। तो क्या लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला, ऑक्सीजन इधर निकालते गए, हाइड्रोजन इधर निकालते गए। क्या एक चीज डाल के दो चीज मिली ना? ऑक्सीजन अपने फायदे में, हाइड्रोजन जिसको देना था दे दिए, लो खरीद लो तुम। बात बराबर कि नहीं बराबर? पक्का? सर इंडस्ट्रियल, मैंने बोला था इंडस्ट्री वाले लोग बहुत अब मुंह से ना निकलो कुछ, है ना, अच्छे नहीं होते हैं। मैं इतना ही कहूंगा। वो लोग चाहते हैं कि फ्री में सब कुछ हो जाए और सबसे महंगा जाए। तो फ्री में अगर उनको बनाना है, फ्री में बनाना बंद कर दो बेटा। अगर फ्री में बनाना है उनको, अरे बंद कर, हाँ फ्री में बनाना है तो एक बार बताओ, अगर फ्री में उनको कोई चीज बनाना है तो कैसे बनाएंगे? वो चाहते हैं कि कहीं से मिल जाए। और फ्री में क्या मिलती है? हवा मिलती है कि नहीं? कल हवा से मैंने नाइट्रोजन भी बनाया था, याद है कि नहीं? तो नाइट्रोजन बनाने के लिए मैंने कहा था कि एयर और ऑक्सीजन है, तो मैंने क्या किया था? हमने कहा था कि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दीजिए, तो नाइट्रोजन क्या होगा? उड़ेगा, हम कलेक्ट कर लेंगे, तो बच भी तो ऑक्सीजन जाएगा, तो ऑक्सीजन भी तो कलेक्ट करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा और चीजें हैं। क्या?
इसके अंदर मॉइस्चर भी तो होगा, मॉइस्चर होगा, CO2 भी तो होगा। तो हम क्या करते हैं इंडस्ट्रियल पे, एयर को रिमूव करते हैं, CO2 एंड वाटर वेपर, मतलब दोनों चीज रिमूव करेंगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, लिक्विड गैस बचेगा कि नहीं। तो लिक्विड जब बचेगा तो उसको लिक्विड को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होगा। अब अगर चाहें तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम चाहें तो पैराग्लाइड डाल सकते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है वो, या नाइट्रोजन को हमने उठा के बॉयल कर दिया, उड़ गया, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन इंडस्ट्री वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं, वो नाइट्रोजन भी छोड़ेंगे नहीं। वो जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों बना रहे होंगे तो नाइट्रोजन अलग बना लेंगे, ऑक्सीजन अपना रख लेंगे। किसी को नाइट्रोजन की जरूरत होगी बोलेंगे लो तुम ले जाओ, बेच दिया तुमको। बराबर है कि नहीं बराबर है। तो ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। हमने ऑक्सीजन की प्रिपरेशन क्या क्या बताई, हीटिंग ऑफ थर्मल, हीटिंग ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट, दूसरा लेस रिएक्टिव मेटल का हीटिंग, और तीसरा क्या बोला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हीटिंग और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O, और तीसरा क्या बताया, एयर से इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी बोले कैसा होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वाद अभी तक लिया नहीं है, ऑर्डरहीन भी होता है, मतलब रंगहीन गंधहीन ना, ऑर्डरलेस मतलब गंधहीन, गंध नहीं आती है ना। ऑक्सीजन एटम हैज 3 स्टेबल आइसोटोप्स, ओके 3 आइसोटोप्स होते हैं इसके, कौन कौन सा, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। बराबर है कि नहीं बराबर है। सर O2 कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, यस सर। इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, काउंट इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे बेटा, काउंट इलेक्ट्रॉन करेंगे तो कितना आएगा 16, और 16 इवन है, क्या है बेटा 16 इवन है, और इवन बेसिकली डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन ऑक्सीजन वाला पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। कहां, पाई एंटी बॉन्डिंग में, अलग अलग, यही तो होता है कि नहीं होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग में होता है कि नहीं होता है, बराबर कि नहीं बराबर। तो इस वजह से ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। तो ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, यस सर, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, यस सर, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। और ऑक्सीजन के अंदर बॉन्ड कितने होंगे, 2, कितने, 2 अकॉर्डिंग टू MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से। ओके सर। सर रिएक्ट विथ ऑल मेटल एंड नॉन मेटल, हाँ रिएक्ट करता है, लेकिन रिएक्ट कराने के लिए आपको ये तो है ना भैया, हम किसी को मारने जाएंगे, बिल्कुल मारने जाएंगे, आप हमको बुलाइए, हम मार करने आएंगे आपके लिए, लेकिन कम से कम हमको चाय तो पिलाते रहिए कंटिन्यू, ये तो है कि नहीं है। तो हम रिएक्ट तो तब करेंगे ना, तो इसको रिएक्ट तो तब कराओगे ना जब इसके डबल बॉन्ड को तोड़ पाओगे। तो इसको डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या इसको ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं। तो इनिशियली हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, देन दे विल रिएक्ट विद एनी मेटल एंड नॉन मेटल। बात बराबर कि नहीं बराबर। ठीक है भाई चांद, समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक, आ जाओ देखते हैं रिएक्ट करता है कि नहीं। कैल्शियम का O2 के साथ CO2, एल्यूमिनियम का O2 के साथ Al2O3, P4 का O2 के साथ P4O10, CO2 के साथ CO2, ZNS के साथ ZNO, CH4 का O2 के साथ CO2, SO2 O2 के साथ रिएक्शन CO2, HCl का क्या हो गया तो Cl2 और H2O। क्या ये सब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्या बराबर है बात कि नहीं बराबर है। सर यहाँ पे यूज क्या है इसका, हम लोग कहाँ यूज करते हैं, वेल्डिंग करने में यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन में, ठीक है। और क्या यूज होता है बेटा, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर में यूज करते हैं कि नहीं। बोले सर और बड़ा यूज बताइए ना। अरे जिंदा हो तो तुम ऑक्सीजन के दम पे, थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी, ठीक है, तो लाशें गंगा नदी तक बही थी, याद है कि नहीं याद है, ठीक है। कोरोना में खाली ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी पड़ी थी, तो थोड़ी सी कदर किया करो, CO2 O2 ना जलाया करो, मतलब कोई लकड़ी वकड़ी ना जलाया करो, ठीक है, मतलब कूड़ा उड़ा ना जलाया करो। हम तो कई बार मना करते हैं रोड के ऊपर कि कूड़ा ना जलाओ, लेकिन मानते ही नहीं लोग, हम क्या करेंगे। चलो नेक्स्ट, सिंपल ऑक्साइड, कितने प्रकार के ऑक्साइड है, ठीक। ऑक्साइड देख लेते हैं। सर इसका ऑक्साइड एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, एम्फोटेरिक होगा, सर सब होगा। हाँ जब नॉन मेटल है और जब इसके अंदर क्या है मेटलॉइड भी है, तो सब तरीके हो सकते हैं। जो मेटल है, नॉन मेटल है, SO2, Cl2O7, CO2, NO2। ऑक्सीजन जहां पे भी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा ऑक्साइड बनाएगा। अगर कोई भी ऑक्साइड नॉन मेटल के साथ है तो वो कैसा होगा, एसिडिक। और कोई भी ऑक्सीजन जो है किसी मेटल के साथ है तो इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। और किसी एम्फोटेरिक मेटल के साथ है तो एम्फोटेरिक नहीं होगा। अरे सब मेटल ऑक्साइड एंड रिएक्टिव विद एसिड एंड बेस, जैसे एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करोगे तो एल्युमिनियम कैसा है, एम्फोटेरिक। एल्युमिनियम कैसा है, एम्फोटेरिक, है कि नहीं है। तो एम्फोटेरिक बेसिक कौन सा होगा, जैसे सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। तो ऑल मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। अच्छा क्या मेटल के ऑक्साइड एसिडिक भी होते हैं, यस सर, यस। डी ब्लॉक के एलिमेंट विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर का मतलब क्या सर, क्रोमियम Cr2O3 +6 वाला क्रोमियम, याद है मैंने कहा क्रोमियम +1 +2 बेसिक, क्रोमियम +3 कैसा होगा, एम्फोटेरिक, +4 +5 +6 +7 क्या होगा,
एसिडिक होगा कि नहीं होगा? सर मैंगनीज +4 क्या होगा? एम्फोटेरिक। तो +1 +2 +3 बेसिक, तो +5 +6 +7 कैसा हो गया? एसिडिक। क्या बात बराबर है कि नहीं बराबर है? तो मैं बोल सकता हूं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर जस्ट लाइक Mn2O7 CrO3 एंड V2O6 के दीज आर द ऑक्साइड ऑफ मेटल बट दे आर बेसिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। बात बराबर है कि नहीं? तो जनरली मैं ऑल मेटल बोलूं या मैं बोलूं जनरली मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक बेसिक इन नेचर? जनरली बोलना पड़ेगा ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को छोड़ना पड़ेगा। सर नॉन मेटल ऑक्साइड सर एसिडिक ही होते हैं, जनरली एसिडिक ही होती है, कोई ऐसा फंस जाए तो अलग मसला है, बराबर है कि नहीं? तो हमारे पास में एम्फोटेरिक हो गया। न्यूट्रल में कौन होता है? सर CO NO N2O। ये तीनों याद रखना, दिल दिमाग गुर्दा तिल्ली फेफड़ा हर जगह बिठा रखना, क्योंकि ये तीनों ही न्यूट्रल होते हैं और न्यूट्रल एम्फोटेरिक सेम नहीं होते हैं। न्यूट्रल मतलब कोई भी पीएच में चेंज नहीं करता है, एसिडिक जो पीएच को घटा देता है, बेसिक जो पीएच को बढ़ा देता है, एम्फोटेरिक जो गिरगिट के तरीके से रंग बदल लेता है, बराबर है? मतलब रंग का बदल लेता है। एसिडिक को देख के अपने आप को बताएगा आई एम बेस, बेस को देख के बोलेगा आई एम एसिड, बराबर है कि नहीं? तो ये हो गया हमारे पास में ऑक्साइड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया बेटा। अब हमारे पास आ जाओ बेटा ओजोन। डाइऑक्सीजन हो गया, अभी कौन है? ओजोन। ओजोन के बारे में थोड़ी सी बात करें। सर ओजोन क्या है? ये सर एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन है। ये क्या है? एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। पहली चीज क्या? एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। एलोट्रॉप है मतलब ऑक्सीजन का एक फॉर्म है, ये ऑक्सीजन का एक फॉर्म है। सर इट इज वेरी रिएक्टिव एंड डोंट रिमेन फॉर लॉन्गर टाइम, मतलब इट इज वेरी रिएक्टिव एंड डोंट रिमेन फॉर लॉन्गर टाइम एट सील, मतलब इसको आप कहीं पे भी रख नहीं सकते, ओजोन हमेशा कन्वर्ट होता रहता है। क्या ओजोन जानते हो और कहां पाया जाता है? ओजोन क्या हमारे ऊपर एक लेयर पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? और ओजोन लेयर से कोई फायदा है हमें? हाँ, यूवी रेस जो आती है उसको रोकता है, यूवी रेस के लिए प्रोटेक्शन करता है। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? तो क्या सर और कोई रेस को कोई और प्रोटेक्ट करता है? सर बहुत सारे रेस, बहुत सारे लेयर हैं सर। एटमॉस्फेयर भी तो बहुत ही चीजों को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा मैं एक सवाल पूछूं, बायोलॉजी का सवाल पूछूं, बायोलॉजी सवाल पूछूं। मैं बोलूं कि अगर एटमॉस्फेयर के यहां से हमारे अर्थ क्रस्ट से मतलब अर्थ के ऊपर से अगर ये जो हवा है, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, अगर इस वायुमंडल को हटा दिया जाए तो बताओ अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? भैया सूरज की रोशनी तो डायरेक्ट पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं? तो बढ़ेगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। रीजन ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं शो होगा, तो उससे क्या हो? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होती है हमारे पास CO2 CH4 और CFC, ये सब जो गैसेस होती है ना, वो एक लेयर बना के रखी है, ऊपर से लाइट आती है फिर इसको वापस नहीं जाने देती है ना? वापस जाती है, ऐसा नहीं जाने देती, कुछ परसेंट 1% एब्जॉर्ब कर लेती है, 1% एब्जॉर्ब कर लेती है, वही हीट बना के रखती है ना? और हमारे पास जो आजकल तुम लोग जो कूड़ा जला रहे हो ना, कूड़ा जला रहे हो तो उससे क्या हो रहा है? CO2 बढ़ रहा है। और पेड़ काट रहे हो तो CO2 को खा नहीं पा रहा है, तो ना तो पेड़ CO2 को खा पा रहा है और तुम बढ़ाते जा रहे हो तो CO2 गैस बढ़ती जा रही है कि नहीं? तो जब बढ़ती जाएगी तो क्या होगा बेटा? वहां से सीधा लाइट आएगा और वापस नहीं जा पाएगा, तो टेम्परेचर को बढ़ा जाएगा। और टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा बेटा? टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या ग्लोबल वार्मिंग होगी, पूरा अर्थ गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो ग्लेशियर पिघलेगा। क्या होगा? ग्लेशियर पिघलेगा, और ग्लेशियर जब पिघलेगा तो क्या होगा? समुद्र में पानी बढ़ेगा, और समुद्र में पानी बढ़ेगा तो सुनामी आएगी, बाढ़ आएगा। और कूड़ा जलाओगे तुम लखनऊ में, सुनामी आएगी चेन्नई में। तो सर मुझे क्या फर्क पड़ता, हम तो जलाएंगे, हमें क्या मतलब है? अरे चेन्नई वाले फिर वापस भाग के कहाँ आएंगे? लखनऊ में। समझ में आए कि नहीं बात? समझो ध्यान से। तो एलेट्रॉप हो गया ऑक्सीजन का, ठीक है? एलेट्रॉप ऑक्सीजन का, इट इज वेरी रिएक्टिव हो गया। एट हाइट ऑफ 20 किलोमीटर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गेट कन्वर्टेड इनटू ओजोन, मतलब 20 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन जब होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओजोन, क्योंकि उसी के बाद लेयरिंग शुरू हो जाती है उसकी। ठीक है, इट प्रोटेक्ट अर्थ सरफेस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन। सही बात? क्या मैंने सारी बात सही बोली है? क्या ये सारी बात एनसीईआरटी में लिख रखी है? ठीक, सारी बात एनसीईआरटी में लिख रखी है। लिखा है प्रिपरेशन कैसे करते हैं। स्टीम ऑफ ऑक्सीजन इज पास्ड थ्रू अ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन, मतलब ऑक्सीजन से ओजोन बनाना है तो क्या करना है? एक आग डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक आग डिस्चार्ज में ले जाकर के हम लोग इसको कर सकते हैं। O2 से ओजोन को बनाया जा सकता है। और ये कैसा होता है? इसके अंदर आपको हीट देनी पड़ेगी कि निकलेगी? अरे इलेक्ट्रिक आग डिस्चार्ज बोल लिया ना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज तो मतलब हीट देनी पड़ेगी ना। और अगर हीट देनी पड़ी तो रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक के लिए जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना अच्छा है कि नहीं है? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सिंस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक सो वी यूज साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टू
प्रिवेंट इट्स डिकम्पोजिशन। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? ठीक। दूसरा, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज ग्रेटर देन 10% आर रिक्वायर्ड, अ बैटरी ऑफ ओजोनाइजर इज यूज्ड एंड प्योर ओजोन इज कंडेंस्ड इन अ वेसल। मतलब हम लोग को क्या करता है कि अगर ओजोन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, कितने से 10% से ज्यादा होता है, तो हम लोग एक ओजोनाइजर बैटरी का यूज करते हैं ताकि उसको रोक सके। और ये जो होता है ना, ये ओजोन जो है ना, इस ओजोन को कहोगे ना तो ऐसा थोड़ी कि हाँ ओजोन पूरी तरीके से बन चुका होगा, चारों तरफ ओजोन ऑक्सीजन भी तो होगा, तो इस ऑक्सीजन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, जब ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होने लगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओजोनाइड ऑक्सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ओजोनाइड ऑक्सीजन। बराबर है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, प्रॉपर्टीज। प्योर होता है, प्योर O3 जो होता है गैसियस फॉर्म में इसका कलर कैसा था, पेल ब्लू, और लिक्विड फॉर्म में डार्क ब्लू, और सॉलिड फॉर्म में वायलेट ब्लैक। और O3 इज थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। अगर थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल है तो थोड़ा सा हीट पार्टिकल टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो O3 टूट करके किस में चला जाता है, O2 में, और ऑक्सीजन निकलेगा कि नहीं, ऑक्सीजन निकलेगा। और अगर ऑक्सीजन नेसेंट निकलेगा तो क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा कि नहीं, तो क्या ओजोन इज आल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? यस सर। और ये ऑक्सीडाइजर्स किसको, देखो पीबीएस को ओजोन के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये ओजोन तो आपस में टूट करके O बनाया था ना, वो पीबी इसको रिएक्ट करा के क्या बनाएगा, PbSO4 बना देगा। ऑक्सीडाइज कर दिया कि नहीं सल्फर को, ये I को ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया, I2 बना दिया कि नहीं बना दिया। यहां पे -1 में था, अब 0 में चला गया, तो ऑक्सीडाइज कर सकता है कि नहीं। तो क्या ओजोन इज वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ओजोन किस में, O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में टूटेगा। नेसेंट का मतलब क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं इसको, जो तुरंत तुरंत बना होता है, तो वो क्या करता है, किसी न किसी को ऑक्सीडाइज करता ही करता है। जैसे आज हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन बहुत पाया जाता है, या कह सकते हैं ऑक्सीजन पाया जाता है। हमारा एटमॉस्फेयर अब कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग है। और जब वहां पे बिग बैंग थ्योरी हुई थी तब हमारा एटमॉस्फेयर कैसा था बेटा, रिड्यूसिंग था। रिड्यूसिंग के अंदर लाइफ पॉसिबल है, ऑक्सीडाइजिंग के अंदर नया लाइफ कोई पॉसिबल नहीं है। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? चलिए बहुत बढ़िया, आप लिख लीजिए, इसको बना लीजिए जो लोग भी बना रहे हैं। सर अच्छा, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये ऑक्सीजन टूटता कैसे, ओजोन टूटता कैसे ऑक्सीजन में? सर दो कारण हैं। सुपरसोनिक जेट जो निकलती है कि नहीं निकलती है, वो क्या करती हैं, वो वहां पे क्या करती हैं, एनओ गैस छोड़ती है, एनओ ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, बोलता है अच्छा, तो बोलता है हाँ हाँ मैं तुम्हें ऑक्सीडाइज कर दूंगा, तो ये क्या करता है, NO2 बना लेता है, और O3 किस में टूट जाता है, O2 में। तो क्या जो ओजोन लेयर बना है, जब जब NO जाएगा तो थोड़ा बहुत ओजोन खा जाएगा, थोड़ा बहुत खा जाएगा, थोड़ा बहुत खा जाएगा, और खाता जाएगा, तो वहां पे होल होता जाएगा कि नहीं। तो क्या उसी को बोलते हैं ओजोन डिप्लेशन। क्या बोलते हैं उसको, ओजोन डिप्लेशन। अगर उसको ओजोन डिप्लेशन बोलते हैं तो क्या जब वहां पे होल होता जाएगा, छेद होता जाएगा, तो क्या यूवी रेज वहां से आएंगे कि नहीं आएंगे। और अगर यूवी रेज वहां से आएंगे तो तुम हाथ दिखाओगे तो क्या होगा, कैंसर का हो सकता है। क्या हो सकता है, हार्मफुल रेडिएशन इफेक्ट हो सकता है हमारे ऊपर। और कैसे हो सकता है, हम लोग जो अपने यहाँ पहले यूज होता था CFC यूज करते थे, जो हमारे यहाँ फ्रिज यूज होता था ना, तो उसके अंदर हम लोग क्या बोलते थे, यूज करते थे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC यूज करते थे। अब बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी उससे भी होता है। और यूज ऑफ फ्रियॉन्स डिप्लेट्स ऑल ओजोन लेयर, फ्रियॉन्स का भी यूज करना, वो भी क्या होता है, ये CFC का ही पार्ट होता है फ्रियॉन्स वगैरह ना, तो वो भी क्या करता है, ओजोन को। अब स्ट्रक्चर देख लो बेटा, ये बना हुआ है, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेता है, बताओ एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो 2 1 3 3 बाई 2 कितना हो गया, 1.5 हो गया कि नहीं। अरे कभी 2 यहाँ है तो 1 यहाँ है, तो 1.5 मान लेते हैं इसको, है ना। बात बराबर है कि नहीं, क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं। तो बताओ O2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा कि O3 का, तो O2 का होगा क्योंकि उसका 2 है, इसका 1.5 है। O2 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा कि O3 का होगा कि उसका बॉन्ड लेंथ दिख रहा है। इतनी सब बात बराबर समझ आ रही है कि नहीं। सर आ जाए नेक्स्ट, हाउ O3 इज एस्टिमेटेड क्वांटिटिवली। सर O3 को कैसे आप क्वांटिटिवली, मतलब आप क्वांटिटी में कैसे एस्टिमेट करते हैं। ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दे रखा है, देखो एनसीईआरटी में दिख रखा है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हेन ओजोन रिएक्ट विद एन एक्सेस ऑफ KI सॉल्यूशन, जब ओजोन को तुम KI सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करते हो, बफर्ड करते हो, किसके साथ में, बोरेड बफर के साथ में, देन आयोडीन इज लिबरेटेड व्हिच कैन टाइट्रेटेड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। मतलब हम इसको क्या करते हैं, थायोसल्फेट का जो रिएक्शन कराया जाता है ना, एक कह सकते हैं इडियोमेट्रिक प्रोसेस होती है, ठीक है, तो ये वहां से हम लोग करते हैं, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, ये एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट के फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं हम लोग। हमारे पास आ जाइए, ऑक्सीजन के बारे में खत्म हो गया। देखो हमारे पास जो नीड के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट था वो यहीं तक था। सल्फर अभी हटा दिया गया है, हटा क्या दिया गया है, बोला गया है कि सेकंड एलिमेंट, थर्ड, मतलब बोला गया कि हर ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, सेकंड के बारे में नहीं पढ़ना है। तो मैंने बेसिकली नाइट्रोजन, कार्बन पढ़ाया था, सिलिकॉन नहीं पढ़ाया था, बोरान पढ़ाया था, एल्युमिनियम नहीं पढ़ाया था, ऑक्सीजन पढ़ाया था, और नाइट्रोजन पढ़ाया था, फास्फोरस नहीं पढ़ाया था, ऑक्सीजन पढ़ाया हूं, सल्फर भी नहीं पढ़ाना चाहिए,
ठीक। लेकिन मैंने कहा था ना सल्फर, मैंने बोला था कि कल जब पी ब्लॉक जब मैं पढ़ा रहा था, पी ब्लॉक का जब मैंने आपको चार्ट दिया था, चार्ट का मतलब क्या, वो जो एक वीडियो बनाई थी हमने कि किससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, तो आप देखे होंगे वहां पे दो ही चीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा होता है, नाइट्रिक एसिड से और सल्फ्यूरिक एसिड से। बात बराबर है कि नहीं? तो सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4 है, और H2SO4 तो हमारे यहाँ किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है कि नहीं? तो किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। तो किंग ऑफ केमिकल का मतलब क्या है कि सर वो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट और एक्ट एज एसिड, क्या हर तरीके काम करता है कि नहीं? तो क्या मुझे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये हर जगह यूज होना ही होना है, हर जगह यूज होने होना है। तो मैं सल्फर के अंदर दो तीन चीजें पढ़ लेता हूं, क्या? सल्फर का एलोट्रॉप और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, दो चीज पढ़ लूं क्या? तो सर सल्फर हमारे पास में, सल्फर का हमारे पास एलोट्रॉप अगर बोले तो दो फॉर्म में पाया जाता है, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर को क्या बोलते हैं? अल्फा सल्फर बोलते हैं। ये स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और पार्शियली सॉल्युबल होता है अल्कोहल और ईथर में, और ये कंप्लीटली सॉल्युबल होता है कहां पे? पोलर सॉल्वेंट के अंदर कि नॉन पोलर के अंदर। तो ये इसका CO2 का कितना होता है? म्यू इज इक्वल टू नॉन जीरो, म्यू इज इक्वल टू जीरो, तो मतलब ये नॉन पोलर में ज्यादा सॉल्युबल है और पोलर में कम सॉल्युबल है। बात बराबर कि नहीं? अगर मोनोक्लिनिक सल्फर की बात करें तो ये देखो, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, सल्फर का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग। जब आप सॉलिड स्टेट चैप्टर आपके यहाँ जब हुआ करता था तो ब्रेवियास लेटेस पढ़ते थे, तो 22 तरीके के ब्रेवियास लेटेस को 7 तरीके के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया गया था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? कठोर HMT। क्या बोलते थे? कठोर HMT। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? कठोर का मतलब क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल, फिर हेक्सागोनल, फिर मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, उसको बोलते थे कठोर HMT, CTOR HMT। बात बराबर है कि नहीं बराबर? तो उसी का एक फॉर्म होता है, ये रोम्बिक फॉर्म सल्फर है, और ये कौन सा है? मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक जो होता है ना, सबसे इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, और थोड़ा सा उससे कम इरेगुलर कौन होता है? मोनोक्लिनिक। बराबर है कि नहीं? तो मेरे पास में यहाँ स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, इनसॉल्युबल इन H2 और पार्शियली डिसॉल्व इन अल्कोहल एंड ईथर, कंप्लीटली सॉल्युबल इन CH2। बात बराबर है? यहां बोलता है स्टेबल अबव 370 केल्विन, और ये क्या? सॉल्युबल इन CH2। ये भी है मेल्टिंग ऑफ रोम्बिक सल्फर इन अ डिस्क कूलिंग टिल क्रस्ट इज फॉर्म। इसको ये कब तक मेल्ट होता है? जब तक ये क्या करता है, मतलब ये क्रस्ट का फॉर्मेशन नहीं कर लेता है। दूसरा, अच्छा, 2 होल्स आर मेड इन क्रस्ट एंड रिमेनिंग लिक्विड आर पोर्ड आउट। ठीक है, ये एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, इसको देख लेना, ये सल्फर के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें लिख रखी है बस। ठीक, हमारे पास इसको निकालने का तरीका लिखा रखा है। सर ये बिलो 300 मतलब 369 केल्विन कितना है? ये अल्फा सल्फर ज्यादा स्टेबल होता है, आफ्टर 369 बीटा सल्फर होता है। 369 पे दोनों पाए जाते हैं, 370 पे, 369 पे अल्फा और 369 के ऊपर बीटा और 369 पे एग्जैक्ट, तो दोनों पाए जाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट पाया जाता है। सर बोथ अल्फा एंड बीटा सल्फर S8 मॉलिक्यूल होता है। मैंने बोला था ना सल्फर ऑक्सीजन O2 होता है, ये क्या होता है? S8 होता है, और S8 होता है जो, तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 हमारे पास और भी जो होते हैं, तो हमारे पास एलोट्रॉप सल्फर के 2 होते हैं, ऑर्थो और रोम्बोहेड्रल जो हो गया, और ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक कैसे हो गए? S8 हो गए। ठीक, और अगर मैं बोलूं तो एक S6 भी होता है हमारे पास मेलोट्रॉप, और एक कौन सा होता है? S2। तो S6 का क्या होता है? चेयर फॉर्म, बस इतना याद रखना। और एक कौन सा है? S2। तो S2 भी 1000 टेम्परेचर पे, 1000 केल्विन पे, ये कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है, ऑक्सीजन के जैसा बिहेव करता है, और ये बस हो गया हमारे पास में जितना जानना था। और ये देखो S8 वाला जो स्ट्रक्चर होता है, S8 वाला किस फॉर्म में पाया जाता है? क्राउन शेप में पाया जाता है ना। बराबर बात की नहीं बराबर? तो बस इतना है एलोट्रॉप के बारे में। सर इसके बारे में दूसरी बात कर लेते हैं, क्या? SO2। विच फॉर्म ऑफ सल्फर शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? अरे सर अभी भी तो बता के आया हूं, S2। कौन सा फॉर्म? ये इंटेक्स क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूं, S2 ना। क्यों? वो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। बराबर कि नहीं? सर नेक्स्ट आ जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर को कैसे बनाएंगे? सर सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, SO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? SO2। सर अगर लैब में बोले तो सल्फेट आयन को जब H+ के साथ रिएक्शन करते हैं तो H2O बन जाता है, और क्या बन जाता है? SO2। ये लैब में बनाया जाता है। अच्छा सर इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है? सर FeS2 को O2 के साथ रिएक्शन करके Fe2O3 और SO2 बना लेते हैं। क्या ये रोस्टिंग प्रोसेस है? रोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि सल्फाइड का ओर, क्या होता है बेटा? सल्फाइड का ओर जब भी लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो सल्फाइड ऑक्साइड, मतलब सल्फाइड जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो मेटल होता है वो प्योर फॉर्म में निकल जाता है, या फिर कह सकते हैं मतलब ऑक्सीडेशन होकर वो भी निकल जाता है। तो देखो आयरन के साथ सल्फर था, ऑक्सीजन जब लगाया तो सल्फर ऑक्सीडाइज होकर SO2 बना लिया, और ये ऑक्सीडाइज होकर Fe2O3 बन गया। अब रोस्टिंग क्या ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ना, मेटलर्जी का एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। उसमें 4 प्रोसेस कराए जाते हैं उसमें मेटलर्जी में। एक कराया जाता है क्या? कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फिर रिफाइनिंग। तो पहले कोई चीज निकालो अर्थ क्रस्ट से, फिर उसको ऑक्सीडेशन कराओ। ठीक, तो ऑक्सीडेशन के 2 प्रोसेस होते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन क्या होता है? हीट इन एब्सेंस ऑफ हीट,
हीट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रोस्टिंग क्या होता है, हीट इन एब्सेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या यहां पे देखिए इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को हीट कर रहे हैं, तो क्या सल्फाइड और है आयरन का कि नहीं है, तो सल्फर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। अब इसको आगे अगर मेटल बनाना होता है आयरन का, तो क्या करते, रिड्यूस करते, क्या करते इसको हम लोग, रिडक्शन करते कि नहीं करते, रिडक्शन कर लेते, आयरन मिल जाता, आयरन को रिफाइन कर लेते, आयरन एग्जैक्ट फॉर्म में निकला है मेरे पास में। लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात क्या कर रहा हूं कि हम लोग SO2 कैसे बनाते हैं, तो किसी भी मेटल सल्फाइड का O2 के साथ रिएक्शन कराइए तो सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मेटल भी ऑक्सीडाइज होगा, SO2 बन जाएगा। मेरा काम हो गया, भाड़ में जाए जनता, है ना, बराबर। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बारे में बताओ, रंगहीन लेकिन गंधहीन नहीं है, पंजेंट स्मेल है इस बार। पंजेंट स्मेल मतलब चुभने वाली स्मेल, कैसा बेटा, चुभने वाली स्मेल। और हाईली सॉल्युबल इन H2O, कहां, हाईली सॉल्युबल, पानी के अंदर SO2 बहुत तेज से डिसॉल्व होता है। और क्यों डिसॉल्व होता है अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं, क्यों डिसॉल्व होगा, मजा आएगा उसको। सर SO2 वाटर के अंदर H2SO3 बनता है, और ये एक तरीके का ऑक्सी एसिड बन जाता है, और ऑक्सी एसिड फिर H+ फॉर्म दे करके निकलेगा, इसी वजह से डिसॉल्व होता है। ठीक सर, SO2 का अगर बेसिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराएंगे, सल्फर का डाइऑक्साइड है कि नहीं है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिड है कि नहीं है, क्या एसिड बेस्ड रिएक्शन नहीं होगा, और जब एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है तो क्या होता है, वाटर निकलता है कि नहीं निकलता है, बराबर कि नहीं बराबर। तो SO2 इज एसिड, देन इट आल्सो रिएक्ट विद वाटर एंड इट आल्सो रिएक्ट विद बेस, बराबर है कि नहीं। सर अगर Na2H2O3, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम थायोसल्फेट, और इसको और भी क्या बोलते हैं, हाइपो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। यस सर, हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं। SO2 के साथ जब रिएक्शन करता है तो सोडियम बाइसल्फेट भी बनता है, ये बराबर कि नहीं। SO2 के साथ प्रॉपर्टी तो बता रहा हूं कि कौन किसके साथ रिएक्ट करता है। सर SO2 को अगर Cl2 के साथ रिएक्शन कराइए, चारकोल और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो SO2 और Cl2 को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड क्या होता है, ऑर्गेनिक का एक रिएजेंट होता है, बहुत काम आता है, बात बराबर है कि नहीं। सर SO2 और O2 के साथ रिएक्शन कराइए, SO3 बनेगा। SO2 O2 के साथ रिएक्शन कराइए, SO3 बनेगा। कैटलिस्ट लेना पड़ेगा क्या, V2O5। कैटलिस्ट क्या लेना पड़ेगा, V2O5, बात बराबर है कि नहीं। कैटलिस्ट क्या लेना पड़ेगा बेटा, V2O5, इतनी बात बराबर है। सर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जरा सा ये देखते हैं। सर मॉइस्ट SO2 बिहेव एज अ मॉइस्ट SO2, अगर कोई भीगा हुआ SO2 है तो कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सर कैसे रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे, जैसे SO2 है ना, यहाँ पे कौन सी स्टेट में, +4 में, किसमें है, +4 में। सर आयरन +3 में था, +3 से इसको +2 में कन्वर्ट कर दिया, ये किस में चला गया, +6, हो गया कन्वर्ट। तो क्या रिड्यूस कर दिया कि नहीं कर दिया, खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया, दूसरे को रिड्यूस कर दिया। सर MnO4 है, MnO4 माइनस होगा, +7 में है ना ये, और ये किस में चला गया, +2 में। क्या खुद को रिड्यूस किया, तो SO2 क्या था, यहाँ पे +4 था, किस में चला गया, +6। तो क्या ये खुद को ऑक्सीडाइज किया कि नहीं, तो इट ऑल्सो वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। डन। अब आते हैं एक लास्ट, इसके ऊपर बता रह गया है, इसमें एक दो सवाल दे रखा है ना, यूज क्या दे रखा है बेटा इसका, लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड यूज्ड इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर, इन ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क एंड इन एंटोक्लोराइड डिसएबेंटेड। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, सब एनसीईआरटी से देख लेना। ठीक, चले। What happen when sulfur dioxide is passed through an aqueous solution of Fe+3? अरे बेवकूफों, इधर देखो, इधर अभी अभी पढ़ा है ना, Fe3 के साथ में जब SO2 का रिएक्शन कराओगे तो Fe3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2 में, और SO2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्या वर्क एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, मैं पहले ही पढ़ा दिया, गड़बड़ तो नहीं किया, बहुत बढ़िया बेटा। आ जाओ नेक्स्ट, आओ ये चचा को पढ़ लो, ये चचा बहुत परेशान है, ये चचा बहुत परेशान है। ठीक है, सुनो इन चचा के बारे में क्या कहना है। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, वर्क एज एसिड, गुड एसिड, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब किंग ऑफ केमिकल। कहीं पे कुछ ना हो रहा हो तो H2SO4 डालो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये नहीं है, पक्का है कि नहीं। अगर कभी तुम्हारे डाइजेशन वाइजेशन नहीं हो रहा है, तुम पेट में H2SO4 डाल दो, सब डाइजेस्ट हो जाएगा, आत सब डाइजेस्ट हो जाएगा। अब तुमको लग रहा है मजाक चल रहा है, बेटा हमारे पेट में H2SO4 ही होता है जो सब खाने को डाइजेस्ट करता है, HCl होता है, भूल गया था, छोटा भाई ऑफ H2SO4, छोटा, हाँ कह रहे चच्चा का लड़का है तो वो एसिड ही ना, बात बराबर है कि नहीं बराबर है, पक्का ना। इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं होता है, पता है बात कि नहीं पता है। ये जो आप चिकन खाते हो, चिकन खाते हो ना, चिकन, तो जो लोग नहीं खाते कोई बात नहीं, ये जो बर्गर खाते हो, एक बर्गर जो खा लेते हैं ना, और खा करके चले आते हैं, फिर शाम को फिर बर्गर मांगते हैं, सुबह फिर बर्गर मांगते हैं,
ठीक, बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, तुम लोग तो क्या बर्गर खाओगे, तुम लोग तो यहाँ पानी पूरी से काम चला लेते हो गरीबों सुबह शाम बर्गर खाने के लिए कुछ होना भी चाहिए ना। ठीक, यहाँ पानी पूरी खा करके, ये जो है रोड पे खा जाता है, टिक्की खा लेते, बोलते ना हम तो बड़े शौकीन है टिक्की के। ठीक है, और सब पता है, सबकी हरकतें पता है। सुनो, तो कुछ बता रहा था, क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो तुम जो वो बर्गर खा के चले जाते हो, फिर चले जाते हो। ठीक, अगर ये H2SO4 के अंदर रख दिया जाए ना, H2SO4 के अंदर, तो एक बर्गर को डाइजेस्ट करने में लगभग वो 4-5 घंटा लेगा, और तुम एक बर्गर को 10-15 मिनट के अंदर डाइजेस्ट कर लेते हो। रीजन, और डाइजेस्ट HCl ही कराने आता है, HCl ही कराने आता है, H2SO4 का भाई ही है। लेकिन बस यही होता है ना, इंजाइम जो होता है ना हमारे शरीर के अंदर, इतना खतरनाक होता है कि वो H2SO4 जो बर्गर को डाइजेस्ट कर रहा है, वो एक बार रिएक्शन कर रहा होगा, और तुम्हारे अंदर जो पेट है ना, इंजाइम क्या करता है, वही 1 मिनट के अंदर 1,00,000 गुना रिएक्शन को तेज कर देता है, तो डाइजेस्ट होकर खत्म हो जाता है 10 मिनट के अंदर, बर्गर वगैरह साफ। यहाँ हम लोग की तो हालात ये होती कि इधर से अफ्तारी करके निकले, दूसरी जगह फिर अफ्तारी कर सकते हैं, इधर प्रसाद खाए, दूसरी जगह फिर अच्छा वहां बैठ गए शादी में। ठीक है, मैंने एक दिन अभी स्टेटस लगाया था कुछ दिन पहले, आप लोग को शायद पता होगा कि एक दिन के अंदर 3 शादियां निपटाई थी हमने। मतलब एक शादी निपटाई, 2 शादी निपटाई, फिर तीसरी शादी में जहां गया था तो दोनों साइड में बुलावा था मेरा, तो हो तो गया 4 शादी, लेकिन बेसिकली खाना 3 ही जगह खाया था। ठीक, हाँ हाँ, अब दोनों जगह, अरे भाई घराती के यहाँ भी हम ही थे, घराती की तरफ से भी थे और बाराती की तरफ से भी थे, बारात में गए, बारात में खा लिए, काम खत्म। खैर चलो छोड़ो, आओ। कॉन्टैक्ट प्रोसेस 3 स्टेप में फॉलो होता है बेटा। आप क्या करेंगे बेटा, बर्निंग ऑफ सल्फर या सल्फाइड और SO2 प्रोसेस। बर्निंग ऑफ सल्फर, पहले क्या करेंगे, सल्फर को आप जलाएंगे, SO2 बनाएंगे, SO2 को जलाएंगे, सल्फर को जला करके SO2 बनाएंगे, फिर SO2 को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, जैसे V2O5 डाल करके अभी SO3 बनाया था, याद है, प्रॉपर्टीज में था बात, तो SO2 के अंदर O2 5 डाल करके SO3 बनाएंगे। ये काम कहां होता है, कैटालिटिक चैम्बर में, ये NCERT में जाके देखना। और यहाँ पे कई चीजों का होता है कि स्प्रिंकलिंग ऑफ डस्ट, मतलब डस्ट वस्ट पे निकलता है, तो वहां पे वाटर की स्प्रिंकलिंग होती है। वो एक पॉइंट लिख रखा है, जेईई में सवाल सीधा पूछ रखा था, देखना उस पर एक फिगर बन रखा होगा। क्या बन रखा है, इधर दिखाओ, मैं बताता हूं आपको। यहां पे क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि देखो, यहां पे जो रिएक्शन लिख रहे हैं कि सल्फर और एयर को बर्न किया तो इम्प्योर SO2 और O2 बना, फिर वाटर स्प्रे ऊपर से डाला गया और कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला गया, ड्राई SO2। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, लिखा आर्सेनिक प्यूरिफायर कंटेन जिलेटिनियस हाइड्रेटेड फेरोक्साइड, ये क्वेश्चन पूछा था, लिखा नहीं मिला? ये देखो यहाँ NCERT में देखो, यहाँ पे लिख रखा है आर्सेनिक प्यूरिफाइंग कंटेनिंग जिलेटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये कहां पाया था, जब ड्राई SO2 को O2 के साथ रिएक्शन कराते, मिला कि नहीं? ये जेईई का सवाल था 2021 का। ठीक, एज इस फिगर से पूछा हुआ था, खाली इतना उठा के पूछ लिया था। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, SO3 बन गया। क्या बन गया, SO3। अब SO3 के अंदर अगर चाहो तो वाटर डाल दो, क्या डाल दो बेटा, वाटर डाल दो। तो वाटर जब डालोगे तो क्या बन जाएगा, H2SO4 नहीं बन जाएगा, बोलो, H2SO4 बन जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन करके तुम अपनी मौत को दावत दे दोगे। क्यों, H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और जैसे उसको SO3 मिला, वो H2SO4 में कन्वर्ट होगा। जैसे H2SO4 बना, पानी देखा, पानी को उड़ाया, धुआं बनाया, फिर SO3 H2O के साथ रिएक्शन किया, फिर पानी को देखा, मतलब पानी को देखा, फिर धुआं बनाया, और धीरे धीरे जिस कंटेनर में आप रिएक्शन करा रहे थे, इतना धुआं होगा, इतना धुआं होगा कि वो बस्ट हो जाएगा। अब बस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, जब बस्ट होगा तो क्या होगा, वहां पे भाई H2SO4 ही तो फैलेगा वहां पे, तो क्या होगा, रिएक्शन मतलब बहुत खतरनाक हो जाती है। तो हम लोग कभी भी SO3 के अंदर H2O डाल करके H2SO4 नहीं बनाते। तो फिर कैसे बनाएंगे सर, SO3 के अंदर H2SO4 ही डालिए, है ना। कुछ बेवकूफों का सवाल होता है कि सर मुर्गी पहले आया कि अंडा, जब H2SO4 ही डालेंगे तो पहली बार H2SO4 कैसे बना था? अरे तो पहली बार थोड़ा सा इसी से बना लिया था हमने, है ना। ये ना पूछना कि मुर्गी पहले आई कि अंडा, पहले जब H2SO4 बना रहे तो पहले H2SO4 आया कैसे, और भी तरीके होते बनाने का ना। तो SO3 का H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, H2H2O7, इसको क्या बोलते हैं, ओलियम, इसको क्या बोलते हैं, ओलियम। और ओलियम के अंदर जब वाटर डाला जाता है तो H2SO4 बनता है 2 मोल। आपने 1 मोल ही तो यूज किया है, बना कितना, 2 मोल, तो क्या आपको ज्यादा नहीं मिल गया है? ठीक, तो बना तो वही है ना, तो वही है।
अच्छा, इसके लिए कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो, क्योंकि ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन, ये क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो लो टेम्परेचर हो और हाई प्रेशर होना चाहिए। और H2SO4 ऑब्टेन बाई कॉन्टेक्ट प्रोसेस, और कितने परसेंट होता है, 96.98%। तो क्या इसमें बोल सकता हूं फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो नोन एज अ कॉन्टेक्ट प्रोसेस? यस सर, बराबर है सर। और देखिए इसकी प्रॉपर्टी सर, कलरलेस, डेंस और ऑयली लिक्विड होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड स्लोली इन वाटर विद कांस्टेंट टाइमिंग इन एक्वस। जैसे H2SO4 के अंदर कभी भी अगर तुमको वाटर डालना है, रिएक्शंस कराना भी है, तो बहुत धीरे धीरे एक एक बूंद करके डालेंगे, तब जाकर के वो हाइड्रोनियम आयन बनेगा और HSO4 बनेगा। और फिर HSO4 के अंदर वाटर डालेंगे तो H3O बनेगा और सल्फेट आयन बनेगा। अगर एक साथ डाले तो क्या होगा, तुरंत बूम, फ्यूम बना करके, व्हाइट फ्यूम बना करके धुआं बन के उड़ जाएगा और निकल लेगा। बात बराबर है, समझ में आई कि नहीं? और इसके बाद की बात करते हैं बेटा सर, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखिए कोई भी है, ये क्या है, सुक्रोज, सुक्रोज के अंदर H2SO4 डालोगे, क्या बनता है, कार्बन ब्लैक। इसी को क्या बोलते हैं, चेयरिंग ऑफ शुगर। क्या बोलते हैं, चेयरिंग ऑफ शुगर। सर हॉट और कंसंट्रेटेड H2SO4 मॉडरेट। अच्छा, एक सवाल और पूछा था, सवाल पूछा था कि फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के अंदर H2SO4 डाल दीजिए तो क्या बनता था, CO बनता था, H2O निकल जाएगा। एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड के अंदर H2SO4 डाल दीजिए तो क्या, अरे खुद समझो कि फॉर्मिक एसिड क्या है, H और C डबल बॉन्ड O और H, ये तो होगा। तो ये बना दिया क्या, H2O, ये इधर से निकल गया और CO बचा कि नहीं बचा। दूसरा बोला था कि अगर आप एस्टिक एसिड ले लिए, क्या, CH3 और C और O और O, ठीक। तो ये क्या किया था बेटा, अब ये दो मॉलिक्यूल ले लिया था तो ये क्या बना था, H2O निकला था और क्या निकला था, CO, और क्या निकला था, CO2। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था फॉर्मिक एसिड और एस्टिक एसिड लेकर के कि क्या बनेगा। तो ये चेयरिंग ऑफ शुगर है। कंसंट्रेटेड H2SO4 रिड्यूस भी करता है किसको, खुद किस में रिड्यूस होता है, SO2 में, जब कोई अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कॉपर है, कॉपर इसको क्या करेगा, कॉपर इसको ऑक्सीडाइज किया तो ये क्या बनेगा, CuSO4, और खुद को क्या बना लिया, SO2 बना लिया। सल्फर है, सल्फर क्या बनेगा बेटा, यहां से एक ऑक्सीजन लेकर के SO2 बना लेगा और साथ में क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। कार्बन H2SO4 के साथ रिएक्शन करके CO2 और SO2 का फॉर्मेशन करेगा। ये छोटी छोटी रिएक्शन मुझे याद करनी है ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे हमारे पास, व्हाट हैपन व्हेन कंसंट्रेटेड H2SO4 एडेड टू कैल्शियम फ्लोराइड। ये एक सवाल है, एनसीईआरटी का है, क्या होगा, हाँ क्या बन जाएगा बेटा, ये लास्ट रिएक्शन है, लिखा व्हाट हैपन, बैठ जाओ दीदी बैठ जाओ, लास्ट, व्हाट हैपन व्हेन कंसंट्रेटेड H2SO4 टू कैल्शियम फ्लोराइड। सर इट फॉर्म हाइड्रोजन फ्लोराइड, मतलब क्या होगा बेटा, CaF2 क्या करेगा, सुनो, कैल्शियम फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो CaF2 क्या करेगा, CaF2 H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, H2SO4 के साथ, और क्या करेगा बेटा, ये क्या बनेगा, CaSO4 बन जाएगा और क्या बन जाएगा, HF बन जाएगा। और ये HF जानते हैं किस काम में आता है, इचिंग ऑफ ग्लास। किस काम में आता है, इचिंग ऑफ ग्लास, जानते हो, शीशा देखा कभी, शीशे के ऊपर कभी देखा होगा गणेश जी की मूर्ति बनी हुई होती है, या मान लो कभी भी कोई लक्ष्मी जी की बनी हुई है, कोई XYZ कुछ भी डिजाइन बना हुआ हो, उस पर लिखा रहता है वेलकम, हाथ वाथ जोड़ करके शीशे के ऊपर, लिखा है कि नहीं लिखा है। तो वो कैसे बनाया जाता है शीशे के ऊपर, ऐसा थोड़ी कि छीनी लेकर के, हथौड़ी लेकर खुटर 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 मार करके उसमें जो बनाया गया है, ऐसे थोड़ी बनाया जाएगा, एक बार हथौड़ी मार दोगे शीशा टूट जाएगा। तो उसको कैसे क्या आता है, इचिंग ऑफ ग्लास कैसे क्या आता है, HF के अंदर एक रुई, मतलब HF के अंदर एक मतलब पेन लिया जाता है जिसमें रुई लगा करके HF के अंदर डुबाए, और फिर उसके बाद क्या किए, उसी शीशा पे डिजाइन बनाना शुरू कर दिया, जहां जहां वो लगता जाएगा वो वहां पे खुरदरापन करता चला जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, इचिंग ऑफ ग्लास। इचिंग ऑफ ग्लास के अंदर कौन यूज होता है, HF यूज होता है। दूसरा सवाल है कि SO3 पास थ्रू वाटर, SO3 अगर SO3 क्या होगा बेटा, अगर वाटर के थ्रू पास किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, हाँ, SO3 H2O के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, H2SO4 ना। तो सर SO3 H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। और H2SO4 जब बनेगा तो वहां पे फ्यूम निकलेगा। तो कोशिश ये किया जाता है कि SO3 के अंदर H2O ना डाला जाए, क्या डाला जाए, H2SO4 डाल करके H2SO4 बनाया जाए। नेक्स्ट लास्ट सवाल है बेटा, लास्ट सवाल क्या है बेटा कि राइट द क्या है, इंटेक्स क्वेश्चन है क्या, लिखा राइट द कंडीशन ऑफ मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो बेटा ये रिएक्शन कैसा था, एक्सोथर्मिक, तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, कैटलिस्ट कौन सा होना चाहिए इसके अंदर, V2O5। बात बराबर है कि नहीं बराबर है। इसी के साथ एनसीईआरटी का मुझे लग रहा है लास्ट पेज जहां पे सब कुछ पढ़ना था मैंने वहां तक पढ़ा दिया, उसके बाद कुछ बचा है क्या,
अब एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 शुरू होता है बेटा, तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 और 18 कल आपका आ जाएगा, लेक्चर आ जाएगा, अब कल आपको पढ़ा के खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। आप इसकी कॉपी बना लीजिएगा, कल जब पढ़ा लेंगे तो सारे पी ब्लॉक के नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में हम आपको शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो आज की सभा को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, ठीक। इसके अंदर अभी ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर और ये क्लोरीन और ये नहीं आया है, ये हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो आज की सभा यहीं समाप्त। थैंक यू सो मच एवरीवन।